राजस्थान की सुनहरी रेत अपने अंदर हजारों राज छुपाए बैठी है। यहाँ के हर किले, हर महल और हर खंडहर की अपनी एक कहानी है। कोई कहानी वीरता की है, कोई कहानी प्रेम की। लेकिन जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के गहरे सन्नाटे में एक ऐसी ही कहानी दफन है, जो ना तो पूरी तरह वीरता की है और न ही पूरी तरह प्रेम की। यह कहानी स्वाभिमान की है, एक ऐसे जिद्दी स्वाभिमान की जिसके लिए पूरी सभ्यता ने अपने अस्तित्व को मिटा दिया। यह कहानी है कुलधरा की, जिसे आज दुनिया भारत के सबसे डरावने और रहस्यमयी गांवों में से एक मानती है। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं आप और मैं भीम सिंह साहू आपको बताने जा रहा हूं राजस्थान के सबसे रहस्यमयी गांव कुलधरा की सच्ची कहानी। जब आप कुलधरा की सरहद में कदम रखते हैं तो हवा का रुख अचानक बदल जाता है। दिन की तेज रोशनी में भी वहाँ एक अजीब सा भारीपन और ठंडक महसूस होता है। टूटे हुए घर, वीरान दीवारें और उजड़े हुए आंगन आज भी किसी के इंतज़ार में पल के बिछाए लगते हैं। करीब 200 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि जैसे कल ही की बात हो, जब यहाँ खेल रहे थे बच्चे। औरतें पनघट से पानी ला रही थी, चौपालों पर बुजुर्गों की हंसी गूंज रही थी। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। एक ऐसी काली रात आई जिसकी सुबह आज तक नहीं हुई। 84 गांवों में हजारों लोग हवा में गायब हो गए और अपने पीछे छोड़ गए तो बस एक श्राप जो कभी ख़त्म नहीं हुआ, साथ ही एक सन्नाटा जो मौत से भी ज़्यादा भयंकर था। इस रहस्य को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को उलटना पड़ेगा। ऐतिहासिक रिकॉर्ड से बताते हैं कि कुलधरा की स्थापना करीब 13वीं सदी के आसपास हुई थी। इसे पालीवाल ब्राह्मणों ने बनाया था, जो मूल रूप से पालिया क्षेत्र से माइग्रेट होकर वहां पहुंचे थे। उस दौर में कुलधरा कोई वीरान खंडहर नहीं, बल्कि जैसलमेर रियासत का सबसे समृद्ध, सबसे ताकतवर और खुशहाल गांव हुआ करता था। पालीवाल ब्राह्मण सिर्फ पुजारी नहीं थे, बल्कि वह बहुत बड़े व्यापारी और अद्भुत वैज्ञानिक सोच वाले थे। रेगिस्तान में जहाँ पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है, वहाँ पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी बुद्धिमत्ता से खेती का एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसे देखकर आज के वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। उन्होंने खड़ीन तकनीक ईजाद की थी, जिससे वह बारिश की एक एक बूंद को जमा करके रेगिस्तान की बंजर ज़मीन पर सोना उगाते थे। उस दौर में कुलधरा व्यापार का एक बहुत बड़ा समृद्ध केंद्र बन चुका था। यहाँ के लोग अमीर थे, सुसंस्कृत थे और उनका समाज संगठित था। कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं था, बल्कि लोक कथाओं के अनुसार यह आसपास के 84 गांवों का मुख्यालय था। यहाँ के मुखिया का हर फैसला इन 84 गांवों के लिए पत्थर की लकीर था। घरों की बनावट ऐसी थी कि जून की तेज गर्मी में भी घर के अंदर ठंडक रहती थी। यह नालियों की व्यवस्था थी, हवा का प्रवाह, वास्तु का ज्ञान। यह तमाम सबूत है कि पालीवाल ब्राह्मण अपने समय से बहुत आगे थे। उनके समृद्धि ही उनकी पहचान थी। लेकिन अफसोस कि यही समृद्धि और सुंदरता उनकी बर्बादी का कारण भी बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में जैसलमेर रियासत की गद्दी पर उस समय का जो राजा था, वह नाम मात्र का था। असली सत्ता और ताकत जिसके हाथ में थी, वह रियासत का दीवान था सलीम सिंह, जिसकी क्रूरता के चलते कई लोग उन्हें जालिम सिंह भी कहते थे। इतिहास गवाह है कि सलीम सिंह जैसा क्रूर, धूर्त और अय्याश दीवान शायद ही कोई दूसरा हुआ हो। उसे सत्ता का नशा था। वह अपने प्रजा को कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा समझता नहीं था। इतिहासकार यह मानते हैं कि उसने जनता पर इतने टैक्स लगाए थे कि लोगों का जीना दुभर हो गया था। वो अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था। लेकिन लोक कथाओं में जिस कहानी का सबसे ज़्यादा जिक्र मिलता है, वह यह है, एक दिल दहलाने वाली घटना। कहा जाता है कि सलीम सिंह की नज़र कुलधरा गांव के मुखिया की जवान बेटी पर पड़ी। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। सलीम, जो सबसे पहले अपने अय्याशी के लिए बदनाम था, उस लड़की को देखकर अपना आपा खो बैठा। यह कोई प्रेम नहीं था, एक सनकी दीवान की हवस और ज़िद थी। उसने सोचा कि मैं तो रियासत का दीवान हूँ, मुझे कौन रोक सकता है। सलीम सिंह ने गांव वालों के पास एक फरमान भिजवाया कि अगली पूर्णमासी तक उस लड़की को मेरे महल में भेज दिया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुलधरा पर अपनी फ़ौज लेकर चढ़ाई कर दूंगा, गांव को तहस नहस कर दूंगा और तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा। यह संदेश किसी बिजली की तरह गांव पर गिरा। पालीवाल ब्राह्मणों के लिए सिर्फ एक लड़की की बात नहीं थी, यह उनके धर्म, उनकी इज्जत, उनके सैकड़ों वर्ष पुराने स्वाभिमान का सवाल था। वे अपनी बेटी को एक ऐसे राक्षस के हवाले कैसे कर सकते थे जिसने पूरी रियासत को नर्क बना रखा था। लेकिन दूसरी तरफ समस्या यह भी थी कि सलीम के पास सेना थी, हथियार थे, राजा का मौन समर्थन था
गांव वाले जानते थे कि अगर मना किया तो कत्ले आम मच जाएगा। सलीम ने उन्हें सोचने के लिए कुछ दिन की मोहलत दी। यह कुछ दिन कुलधरा के इतिहास के सबसे भारी दिन थे। हर घर में डर का माहौल था। हर पिता अपनी बेटी को लेकर चिंतित था। आखिर वो रात आ ही गई जब सलीम की दी हुई मोहलत खत्म होने वाली थी। अगले दिन पूर्णमासी थी और सलीम अपनी सेना के साथ लड़की को लेने आने वाला था। उसी रात कुलधरा के प्राचीन मंदिर के बाहर एक गुप्त सभा बुलाई गई। यह कोई साधारण सभा नहीं थी। इसमें कुलधरा के अलावा आसपास के गांवों के जनप्रतिनिधियों और प्रतिनिधियों की भी बुलाया गया था। रात के अंधेरे में हजारों लोग मंदिर के प्रांगण में जमा हुए। चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। सवाल बड़ा सीधा था कि क्या हम अपनी बेटी को उस जालिम को सौंप दें और अपनी जान बचा लें, या फिर हम उसका सामना करें। सामना करने का मतलब था मौत, क्योंकि निहत्थे ब्राह्मण सलीम सिंह की ट्रेंड फौज के सामने नहीं टिक सकते थे। तभी उस पंचायत ने एक ऐसा फैसला किया जिसकी मिसाल इतिहास में दूसरी नहीं मिलती। गांव के मुखिया ने अपनी पगड़ी उतारकर सबके सामने रख दी और भारी आवाज़ में कहा कि यह बेटी सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, यह हम सबकी बेटी है। यह पाली वालों की इज्जत है। हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे। हम यह गाँव छोड़ देंगे। जी हाँ, सही सुना आपने। लड़ने या झुकने के बजाय त्याग का रास्ता चुना। हजारों लोगों ने एक ही सुर में फैसला किया, हम अपनी पुश्तैनी ज़मीन, अपने पुरखों के घर, अपनी लहलहाती फसलें, जमा पूंजी सब छोड़ देंगे, लेकिन बेटी को उस राक्षस को नहीं देंगे। यह फैसला हो सकता है कि सुनने में आपको आसान लग रहा हो, लेकिन आप ज़रा कल्पना करके देखिए कि जिस घर में पीढ़ियों ने वक्त गुजारा हो, पैदा हुए हो, मरे हो, जिस मिट्टी में पूर्वजों की अस्थियां दफन हो, जिस आंगन में बचपन बीता हो, सब कुछ एक पल में त्यागने का निर्णय, यह भारतीय संस्कृति के स्वाभिमान का सर्वोच्च शिखर था। यह घटना लगभग 1815 से 1825 के बीच मानी जाती है। फैसला हो गया था। उसी रात तुरंत अभी के अभी आदेश दिया गया कि जो जैसा है वैसा ही निकल पड़े। किसी को कुछ भी साथ ले जाने का मौका नहीं मिला। यह मंजर दिल दहला देने वाला था। आप कल्पना करके देखिए कि उस रात हजारों घर के दिए एक साथ बुझा दिए गए। औरतों ने अपनी भारी सोने चांदी के गहने जो वह साथ नहीं ले जा सकती थी, उन्हें घर के आंगन में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। बुजुर्गों ने रोते हुए अपने घरों की दीवारों की चौखट को आखिरी बार चूमा। बच्चों के खिलौने आंगन में बिखर गए। चूल्हों में जलती हुई आग पर पानी डाल दिया गया, जिससे उठने वाला धुआं उस रात की गवाही दे रहा था। बैलगाड़ियाँ जूती और एक महापलायन शुरू हुआ। यह शायद दुनिया का सबसे रहस्यमयी पलायन था। 84 गांवों के हजारों लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें, जानवर सब एक साथ निकले। हैरानी की बात यह है कि उसके जाने की भनक किसी को नहीं लगी, यहाँ तक सलीम सिंह के गुप्तचरों को भी नहीं। ऐसा लगता था जैसे रेगिस्तान की हवाओं ने उस रात के अंधेरे में उन्हें अपनी पनाह में ले लिया। वो हजारों लोग किस रास्ते से गए, किधर गए, कहाँ जाकर बसे, यह आज तक एक अनसुलझी पहेली है। कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि वह जोधपुर चले गए, कुछ कहते हैं कि अलग अलग जगहों पर बिखर गए, लेकिन उस रात के बाद उन्हें कभी एक साथ देखा नहीं गया। जाते जाते उन ब्राह्मणों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक आग थी। पीछे मुड़कर अपने प्यारे गांव को जो अब वीरान होने वाला था, उस दर्द और गुस्से में उनके मुंह से एक श्राप निकला, एक ऐसा श्राप जो आज भी कुलधरा की हवाओं में गूंजता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह आज हम उजड़ रहे हैं, उसी तरह यह गांव हमेशा उजड़ा हुआ रहेगा। आज के बाद कोई भी यहाँ नहीं बस पाएगा। जो यहाँ रहने के लिए कोशिश करेगा वह बर्बाद हो जाएगा। उनका यह श्राप इतना शक्तिशाली था कि अगले दिन सलीम सिंह जब अपनी फ़ौज लेकर वहां पहुंचा तो गांव में सन्नाटा मिला। खाली घर, खुली हुई खिड़कियां, उड़ती हुई धूल, न कोई इंसान न परिंदा। सलीम का घमंड चूर चूर हो गया था। न लड़की मिली न प्रजा, उसे मिली तो बस एक वीरान रियासत और ब्राह्मणों का श्राप। अब यह सवाल उठता है कि जो इतिहासकार और तर्कवादी अक्सर पूछते हैं कि क्या यह वाकई में एक श्राप था। कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि सलीम द्वारा बढ़ाए गए भारी भरकम टैक्स और पानी की किल्लत के चलते गाँव वालों ने यह गाँव छोड़ दिया। IIT खड़गपुर की 2017 की कस्टडी भी इशारा करती है कि शायद उस समय किसी बड़े अर्थक्वेक ने इन घरों को नुकसान पहुंचाया हो। यह तर्क सुनने में सही लगता है, लेकिन जब आप गहराई में जाते हैं तो पानी वाली थ्योरी पर सवाल उठते हैं। पानी की कमी एक दिन या एक रात में नहीं होती, धीमी प्रक्रिया है। अगर सूखा पड़ता है तो लोग धीरे धीरे पलायन करते हैं। एक साथ 84 गाँव रातों रात खाली नहीं होते।
पालीवाल जो जल संरक्षण के मास्टर थे, उनके बनाए हुए तालाब और कुएं आज भी जिंदा हैं। दूसरी बात यह है कि जब लोग पानी की कमी से जाते हैं तो अपने घरों को उजाड़ कर नहीं जाते, वे वापस आने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन कुलधारा के घरों को देखकर ऐसा लगता है कि लोग ऐसे गए हैं जैसे उन्हें पता था कि अब कभी वापस नहीं आ सकते। इसलिए विज्ञान अपनी जगह पर, लेकिन स्वाभिमान वाली कहानी का वजन ज़्यादा महसूस होता है। पालीवाल ब्राह्मणों के जाने के बाद सलीम सिंह ने बहुत कोशिश की गांव को दोबारा बसाया जाए। उसने दूसरे लोगों को वहां भेजा, लेकिन कहते हैं कि जो भी वहां गया एक रात भी टिक नहीं पाया। किसी के घर में आग लग गई, कोई बीमारी से मर गया, कोई डर के मारे भाग गया। धीरे धीरे लोगों को यकीन हुआ कि कुलधारा इंसानों के लिए रहने लायक नहीं बचा। वक्त बीतता गया, 100 साल, 200 साल, लेकिन आज भी कुलधारा वैसे ही वीरान पड़ा है। समय वहाँ थम गया है। आज वहाँ जाने पर आपको टूटे हुए मकानों और कतारें दिखती है। ऐसा लगता है कि जैसे घर के लोग अभी अभी बाहर गए हैं और बस वापस आने वाले हैं, लेकिन वो कभी नहीं आए। उस श्राप का असर सिर्फ उस जमाने तक सीमित नहीं रहा। आज के आधुनिक दौर में भी कुलधारा अपनी डरावनी कहानियों के लिए जाना जाता है। कई बार पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने वहां पर रात बिताने की कोशिश की। सबसे प्रसिद्ध घटना 2013 की है, जब दिल्ली की इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के गौरव तिवारी और उनकी टीम ने रात बिताई। उनके पास आधुनिक मशीनें थी जो नकारात्मक ऊर्जा को मापती थी। अपनी रिपोर्ट में बताया कि रात के 12 बजते ही तापमान बहुत ज़्यादा गिर गया। रेगिस्तान की गर्मी में कड़ाके की ठंड लगने लगी। उनके टेंट के आसपास किसी चलने की आवाज़ें आई। लेज़र बीम से देखने पर परछाइयाँ नजर आई। यह डरावना अनुभव था कि रिकॉर्डिंग में उन्हें किसी के बात करने की आवाज़ें मिली, जबकि वहाँ उनके अलावा कोई नहीं था। किसी के कान में फुसफुसाते हुए कहा कि यहाँ से चले जाओ। टीम के सदस्यों को खरोंचें आई और ऐसा लगा कि मानो कोई उन्हें धक्का दे रहा हो, ज़बरदस्ती इस गांव से निकाल रहा हो। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन उस रात के अनुभव ने टीम को हिला कर रख दिया। श्राप सिर्फ गांव तक सीमित नहीं था। उस दीवान सलीम सिंह का भी अंत बहुत बुरा हुआ। पालीवालों के जाने के बाद रियासत की आर्थिक स्थिति चरमरा गई, क्योंकि खजाना भरने वाले चले गए थे। सलीम सिंह का अत्याचार और बढ़ता गया। अंत में उन्हें अपने कर्मों की सज़ा मिली। वैसे ऐतिहासिक रिकॉर्ड उनकी मौत पर बहुत ज़्यादा साफ नहीं है, लेकिन लोक कथाएं कहती हैं कि उन्हीं के लोगों ने उनके खिलाफ साजिश रच दी और उन्हें जहर देकर मार डाला। किसी बीमारी से वो सड़कर मर गया। कई कहते हैं कि ब्राह्मणों का श्राप उसे ले डूबा। उसकी आलीशान महल, जिसे मोती या सलीम सिंह की हवेली कहते थे, वो आज भी जैसलमेर में मशहूर है। लेकिन जिस घमंड के लिए उसने 84 गांवों को उजाड़ा था, वो घमंड मिट्टी में मिल गया। आज कुलधारा ASI की देखरेख में है। यह प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में है। यहाँ दिन में पर्यटक आते हैं। लोग उन टूटे हुए घरों को देखने आते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, उस पुरानी वास्तुकला की तारीफ़ें करते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, ASI के गार्ड्स, स्थानीय पुलिस वहाँ सबको बाहर निकाल देती है। गेट पर ताला लगा दिया जाता है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना मना है। कुलधारा को एक बार फिर से उसी अंधेरे और सन्नाटे के हवाले कर दिया जाता है जो उसका नसीब बना। कुलधारा की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि स्वाभिमान की कीमत क्या होती है। आज हम छोटी छोटी बातों पर समझौता कर लेते हैं, लेकिन उन पालीवाल ब्राह्मणों ने अपने इज्जत के लिए अपनी पूरी दुनिया को ही कुर्बान कर दिया था। वो खामोश दीवारें आज भी चीख चीख कर कहती है कि हम उजड़ गए, लेकिन झुके नहीं। वो गांव डरावना जरूर है, लेकिन वह पवित्र भी है, क्योंकि वहाँ त्याग की खुशबू आती है। लोग उसे भूतिया कहते हैं, लेकिन शायद भूत नहीं, वहाँ उन हजारों लोगों का दर्द है, उनकी यादें हैं, उनका स्वाभिमान आज भी हवाओं में तैर रहा है। अगर आप कभी कुलधारा जाएं और वहाँ की रेत को कान लगाकर सुने, तो शायद आपको यह आवाज़ सुनाई पड़े, जो 84 गांवों के कदमों की आवाज़, जो रात के अंधेरे में अपने घर को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। सवाल, क्या कुलधारा श्रापित है? जी हाँ, लेकिन यह श्राप किसी चुड़ैल या जिन का नहीं, किसी भूत प्रेतों का नहीं। यह श्राप टूटे हुए दिलों का है, जिन्हें बेवजह सताया गया। और टूटे हुए दिल की बद्दुआ पत्थर की लकीर सी होती है, जो सदियों तक मिटती नहीं है। कुलधारा के खंडहर आज भी चीख चीख कर एक कड़वा सच बयां करते हैं कि हम डरते हैं उन वीरान रास्तों से, उन अनजानी आवाज़ों से, लेकिन असली डर उन दीवारों में नहीं, उस वजहों में छिपा है जिसने उन्हें खाली करा दिया। अगर पूरा समाज एक रात में मिट सकता है, तो सवाल भूत और पिशाचों का नहीं, सवाल है सत्ता का। क्योंकि भूत तो शायद कहानियों में होते हैं, लेकिन सत्ता का अहंकार हकीकत में बस्तियां उजाड़ता है। फैसला आपका है, कौन सी ज़्यादा डरावनी है, वो 200 साल पुराना श्राप या वो जिंदा अहंकार?
अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब सत्ता हदें पार करती है तो कुलधरा जैसे खंडहर बजने शुरू हो जाते हैं। स्टोरी यूनिवर्सिटी में आज इतना ही। ऐसे ही नई नई कहानियों के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।